स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जगत पे। आज हम बीपीएससी टेयर का हिंदी का पेपर हम करने वाले हैं। यहाँ पे आपको हिंदी विषय की जो प्रश्न पत्र हैं उसको बिल्कुल सही जानकारी दी जाएगी, उसका ऑथेंटिक उत्तर आपको बताया जाएगा। आप इससे मिलान कर सकते हैं और आप देख सकते हैं आपके हिंदी विषय में कितने नंबर बन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव एकांकी में किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सम्राट चंद्रगुप्त। अगला है, इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? दोस्तों ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पूछा गया है कौन नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। अधिकतर चैनल पे इसका आंसर डी बताया जा रहा है, तो आप भी इसका आंसर डी मानकर ही चलें। अगला है, जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संग्रह किसका है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया है। ये कथन ये विचार किसका है? तो दोस्तों ये होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला है, निर्वैकिकता का सिद्धांत किसका है? ये दोस्तों इलियट का है। अगला है, साहित्य का उद्देश्य विवेचन किसने माना है? तो दोस्तों प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने इस सिद्धांत को दिया था, तो इसका आंसर होगा अरस्तु यानी बी। अगला है, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य ने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? तो दोस्तों ये है आचार्य वामन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, यहाँ पे वामन है नहीं कहीं, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं यानी ई। अगला है, डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर होगा कविता के नए प्रतिमान। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। दोस्तों भरत मुनि ने रस संप्रदाय की स्थापना की थी, आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय, कुंतक वक्रोक्ति और वामन रीति संप्रदाय। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, यानी भरत मुनि ने रस संप्रदाय, आनंदवर्धन ने रीति संप्रदाय। और ये देख सकते हैं ये सब ए में ही मिल रहा है, यानी 50 का होगा ए। अगला है 51, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्मरण किसने कहा है? दोस्तों इसका कोई सही उत्तर अभी पता नहीं चल पाया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला है, स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मैत्रेयी पुष्पा। अगला है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला है, आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इन उपर्युक्त में से कोई नहीं यानी ई। अगला है, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया।
तो दोस्तों ये पंक्ति आपने ज़रूर पढ़ा होगा और ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। तो यहाँ पे कहीं भी मैथिली शरण गुप्त का नाम नहीं है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कई यूट्यूब चैनल वाले इसका आंसर माखनलाल चतुर्वेदी बता रहे हैं, लेकिन आप गूगल कर देख सकते हैं माखनलाल चतुर्वेदी इसका आंसर सही नहीं है। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? उर्वशी पर मिला था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रासोग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है पृथ्वीराज रासो। कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटवासियाँ किस साहित्य में प्राप्त होती है? दोस्तों इसका आंसर हो गया उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी ई। अगला है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया था? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। अगला है निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। दोस्तों अकाल और उसके बाद नागार्जुन का है, बाजरे की कलगी बाजरे की आगे का और गीत प्रोस भवानी प्रसाद मिश्र का और ब्रह्म राक्षस मुक्ति बोध का। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, आप देख सकते हैं ए का 4 यानी ए का 4, बी का 3, तो सी का 2 और डी का 1, यानी इसका आंसर होगा ए। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। उपर्युक्त पंक्तियाँ धूमिल की किस कविता की है? तो इसका होगा ए मोचीराम। अगला है कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, बी ये है मोहन राकेश का। चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए 44। शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी। महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला है ग्रैंगीन कहानी के लेखक कौन है? इसके लेखक जो हैं आगे हैं, यहाँ पे आगे का कहीं नाम नहीं है, तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीति के संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्यनाथ मिश्र किस उपन्यासकार की सृष्टि है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी ई। अगला है अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? इसका आंसर है ए खंजन नयन। जिसे संसार सुख कहता है वही कवि के लिए जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ चाहे संसार को कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। ये कथन गोदान के किस पात्र का है? दोस्तों इसका आपको पता है कि गोदान का जो सबसे पढ़ा लिखा और दार्शनिक दृष्टिकोण रखने वाला एक ही पात्र है कि वो है मेहता, प्रोफेसर मेहता। तो ये कथन जो है प्रोफेसर मेहता का ही हो सकता है, तो इसका आंसर होगा बी। अगला है 71
देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो इसका आंसर होगा स्कंद गुप्त। अगला है लघु मानव की महत्व को किसने प्रतिपादित किया? ए विजय देव नारायण शाही। अगला है इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विधा के प्रधान बिंदु बने हैं? तो वो होगा विद्यानिवास मिश्र। ये गद्यांश वाले प्रश्न हैं। गद्यांश आपने पढ़े होंगे, जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है। इसके आंसर जान लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? आपको पता है इस गद्यांश में सिर्फ भाषा के बारे में ही बात की गई है। भाषा से ही पूरा जो उसमें विचार है वो जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो होगा ए भाषा का महत्व। अगला है अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है? इसका होगा प्रकट करना। प्रकट का विलोम शब्द गुप्त। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरनी टटनी ये नदी का ही पर्यायवाची है, और ए जो है वो नहीं है, ये पृथ्वी का है, यानी 77 का ए। 78 गद्यांश का आशय क्या है? इसका दोस्तों आंसर ठीक पता नहीं चल पा रहा है। हो सकता है इसका आंसर ये हो, या इसके अलावा कोई और भी हो सकता है। तो इसका कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला है गुणवाचक विशेषण नहीं है। हमें ये बताना है इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए जो चौगुना है वो गुणवाचक नहीं है, संख्यावाचक है। अगला है एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों बारीकी से देखना। जब देखते हैं कोई भी चीज़ हम सही समझ नहीं आती तो उसको एक बिल्कुल लेंस से एक आंख से देखते हैं। किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा महोत्सव। यहाँ गुण संधि है। मैंने रमेश को मारा था वाक्य में भूत काल का कौन सा भेद है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, मारा था। अगर था ना होता, खाली होता रमेश को मारा तो सामान्य भूत होता। अगर होता रमेश को मारा या नहीं मारा संभावना होती तो संदिग्ध में चला जाता, लेकिन यहाँ पे बोला मारा था, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा पूर्ण भूतकाल। अगला है मनोज पुस्तक पढ़ता है। मनोज क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है, तो इसलिए यहाँ पे होगा कर्तृवाच्य। अगला है द्वंद्व समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो इसका आपको पता है प्रतिदिन यह अव्ययी भाव है, ये बेकाम, ये ऐसे ही शब्द है ये। इसमें जो द्वंद्व समास का उदाहरण है वो है भूखा प्यासा। अगला है शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे होगा पैतृक। अगला है चट मंगनी पट ब्याह लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? यानी तत्काल कार्य होना। अगला है अनल अनिल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ। अनल का दोस्तों अग्नि होगा और अनिल का वायु होगा, यानी बी। अगला है वाकजाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाकजाल का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस जाल, यानी ए। अगला है अप्रत्यय से युक्त शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ये दोनों अप्रत्यय इसमें लगे हुए हैं, लेकिन जो कुलीन है इसमें अप्रत्यय नहीं है, यानी इसका आंसर होगा सी कुलीन। 90 ये है अशुद्ध वाक्य है। इसमें से हमें बताना है कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है। मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ।
आज दिन सबसे अच्छा है, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, आज दिन सबसे अच्छा है। ये नहीं होता है बल्कि होता है आज का दिन सबसे अच्छा होता है। आप उच्चारण करके स्वयं देख सकते हैं, आज दिन सबसे अच्छा है। ये अच्छा है कि आज का दिन सबसे अच्छा है, आज का दिन सबसे अच्छा है। ये नहीं कहते आज दिन सबसे अच्छा है, ये बोलते हैं आज का दिन सबसे अच्छा है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला है, अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया, लोगों ने कहा कि डैश 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 रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति बताना है। इसका आप कमेंट करके स्वयं बताएं। अगला है, द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। यहाँ पे जो चौराहा है इसमें द्विगु समास है, द्विगु समास संख्यावाची होता है। अगला है, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, यहीं पे प्रेरणात्मक वाक्य है, यानी इसका आंसर हुआ ए। 94, राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। वो हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर है सी, बीजी खेर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। दोस्तों ये तीनों ही पश्चिमी हिंदी की बोली है, इसीलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है। तो दोस्तों ये तीनों ही खड़ी बोली के क्षेत्र हैं, तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। दोस्तों अवधी जो है इलाहाबाद यानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में बोला जाता है, और लखनऊ के बगल में ही इलाहाबाद है, यानी इलाहाबाद। बुंदेली जो है झांसी, ब्रजभाषा मथुरा और छत्तीसगढ़ी बिलासगढ़ में बोली जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्रजभाषा इलाहाबाद और अवधी इलाहाबाद, ब्रजभाषा मथुरा। तो आप इसके अनुसार अंदाज़ा लगा सकते हैं। अवधी का यानी ए का सी कहीं नहीं दिया हुआ है। यहाँ तक कि आप एक और चेक कर सकते हैं। ब्रजभाषा सबको मालूम है कहाँ बोली जाती है, मथुरा में, आगरा में। तो मथुरा में सी का डी भी कहीं नहीं दिया हुआ था, यानी इसका जो आंसर है वो है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई। अगला है, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के किस अनुच्छेद में दिया है। इसका आंसर होगा ए। अगला है, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान ने किया है। दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वो है गारसादा तासी ने, लेकिन वे फ्रेंच भाषा के हैं। दूसरा जो लिखा था वो ग्रेसन ने, और ये है इन्होंने अंग्रेजी का प्रयोग किया था। लेकिन हिंदी में प्रथम जो लिखा था वो है शिव सिंह सेंगर ने। अगला है, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये विचार, ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला। तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल। तो उत्तर मध्यकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा था। भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है।
दोस्तों आपको पता है कि जेम्स हिक्की ने ही भारत में प्रथम पत्र निकाला था। पत्रकारिता के जनक यही हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका कोई सटीक आंसर नहीं समझ आ रहा है। और जो गणेश शंकर विद्यार्थी है इन्होंने प्रताप पत्रिका का संपादन किया था लखनऊ से। इसका आंसर कई लोग ए बता रहे हैं, तो आप इसके अनुसार आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर क्या है, आप गूगल करके देख लीजिए। अगला है, तात्पर्य ये है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना का रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के समय में ये विचार किस विद्वान का है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला है, इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए स्वयंभू। निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो है रामानुज का, और शुद्धाद्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य का, द्वैतवाद शंकराचार्य का, और द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य का। ये इस तरीके से इसका मिलान होगा। लेकिन जो कूट में जो ये आंसर दिए हैं इनमें से कहीं मेल नहीं खा रहा है, तो इसका आंसर होगा ई, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला है, प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। ये विचार किस विद्वान का है? तो दोस्तों इसका सटीक आंसर नहीं मिल पाया है। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला है, प्रपदवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों प्रपदवाद या नकेनवाद के अंतर्गत 3 कवि हैं, जिसमें नलिन बिलोचन शर्मा और केसरी कुमार और नरेश मेहता, यही 3 कवि हैं। आचार्य नंद किशोर नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला है, शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। ये कथन किस विद्वान का है? तो ये है मल्यज का। 10वां है, इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? इसका आंसर होगा ए सुमित्रानंदन पंत। पंत जो है अरविंदवाद के दर्शन से प्रभावित थे, और जयशंकर प्रसाद ये आनंदवाद शैव दर्शन से प्रभावित थे। भूली कहत नौ सुकवि सकल मूल सिंगार, ये रीतिकाल के किस आचार्य का कथन है? ये जो कथन है वो है देव का। तो यहाँ पे देव है नहीं, इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? तो दोस्तों ये 3 आचार्य हैं, इनमें से केशव जो है वो है अलंकारवादी आचार्य। अगला है, 2 नीचे विचार दिए गए हैं, अब बताना है कि या दोनों सही है या एक सही है या गलत है। जो सही है गलत है उसके अनुसार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अनुसार टिक करना है। पहला है, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदलता है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियां एवं शाश्वत तत्वों पर विवेचन होने लगा। जाहिर सी बात है कि प्राचीन काल में सिर्फ उसका जो कृति की कुछ चीज़ों पे ही विचार किए जाते थे, लेकिन जब पाश्चात्य समीक्षकों के विचारों से जुड़ा हुआ तो ये सारी चीज़ें होने लगी। और दूसरा है, संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता था। ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर जो है वो है
अ एवं ब दोनों ही सही है। अगला है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? इलाचंद जोशी और जैनेन जो है वो है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। इसका आंसर होगा ए यशपाल, ये मार्क्सवादी उपन्यासकार है। अगला है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या को उठाया गया है या वर्णन है? तो दोस्तों आपको पता है कि गोदान में भी जो झुनिया थी, भोला की बेटी, वो विधवा थी और उस विधवा से होरी के पुत्र गोबर ने शादी किया था। तो गोदान में कहीं ना कहीं विधवा विवाह को उठाया गया है। तो हो सकता है आयोग इसका आंसर ए माने। बाकी आप कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? ध्रुवस्वामिनी जो है पत्नी कुमारगुप्त की होती है, लेकिन कुमारगुप्त को छोड़कर बाद में इसका विवाह चंद्रगुप्त से होता है, यानी यहाँ पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। अगला है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये वाक्य किसका है? ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते परिवार के मूल्यों का चित्रण है? वो है आधे अधूरे। आधे अधूरे में टूटते परिवार को दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे वो नाटक, उस नाटक का नाम ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी ई। तो दोस्तों ये यहाँ पे समाप्त होता है। आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट करके बताएं, ताकि उससे पता चले कि इसका कट ऑफ कितना जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।